नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा आज। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की करेंगे शुरुआत। कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगे पीएम। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सोनम की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर एससी में होगी सुनवाई। राजस्थान के जैसलमेर में बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत। डीएनए सैंपल से होगी 100 की पहचान। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। राज्य सरकारें अलग अलग कर रही कार्यक्रम आयोजित। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व सीएम रवि नाइक की कार्डिक अरेस्ट से मौत। रवि नाइक 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके। और हरियाणा आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस का आज 9वां दिन। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी भेजे जाने के बाद आज पोस्टमार्टम हो सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ से अहम खबर है, जहां एसएसपी कंवरदीप कौर वाई पूरन कुमार के घर पहुंची हैं। वाई पूरन कुमार के 100 के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, एसएसपी सुबह पहुंची थी। पीजीआई चंडीगढ़ आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची एसएसपी। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, एसएसपी कंवरदीप कौर वाई पूरन के घर पहुंची है। वाई पूरन कुमार के 100 के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। एसएसपी सुबह पहुंची थी पीजीआई चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन के घर पहुंची एसएसपी। चंडीगढ़ से अहम खबर, एसएसपी कंवरदीप कौर वाई पूरन कुमार के घर पहुंची। वाई पूरन कुमार के 100 के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। एसएसपी सुबह पहुंची थी पीजीआई चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची एसएसपी। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, एसएसपी कंवरदीप कौर वाई पूरन कुमार के घर पहुंची। वाई पूरन कुमार के 100 के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। एसएसपी सुबह पहुंची थी पीजीआई चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची एसएसपी। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से अहम खबर, एसएसपी कंवरदीप कौर वाई पूरन कुमार के घर पहुंची है। वाई पूरन कुमार के 100 के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब शुरू होगी। इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी सुबह पहुंची थी पीजीआई चंडीगढ़, उसके बाद वाई पूरन के घर पहुंची है। चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब शुरू होगी। वाई पूरन कुमार के 100 के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब शुरू होगी। एसएसपी सुबह पहुंची थी पीजीआई चंडीगढ़। आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची एसएसपी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नौहर से है, जहां दिवाली त्योहार को देखते हुए नौहर पुलिस भी शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क व अलर्ट मोड पर है। थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। पुलिस द्वारा शहर में पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है। शहर में पुलिस गश्त को बढ़ावा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने कहा कि आमजन दिवाली त्योहार उत्साहपूर्वक मनाएं, आपसी भाईचारा बनाए रखें। त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रह सके। तो अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास और सुरक्षा का एहसास हो, इसके लिए तो नौहर में पुलिस ने मार्च निकाला है। ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। इस वक्त ये नौहर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रह सके, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिवाली त्यौहार उत्साहपूर्वक लोग मनाएं, लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना हो और अपराधियों में भय व्याप्त हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरे इंतजाम, पूरे सुरक्षा को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। बाजारों में निकलकर, सड़कों पर निकलकर पुलिस ये एहसास कराने का प्रयास कर रही है। आगामी दिवाली के त्यौहार को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने कस्बे के अंदर समस्त स्टाफ को लेकर पैदल मार्च किया है तथा कस्बे के अंदर गश्त को बढ़ाया गया है। ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही फिक्स पिकेट और मोटरसाइकिल गश्त भी हम लगवा रहे हैं ताकि आगामी त्यौहार के दौरान बाज़ार में अधिक भीड़ रहती है, गहमागहमी रहती है और लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां शहर में मां भगवती जागरण को रामबाग ग्राउंड में होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में रामबाग ग्राउंड में भूमि पूजन किया गया और माता अंबिका देवी मंदिर में कार्ड का विमोचन किया गया है। इस प्रोग्राम में अंबाला शहर के मशहूर भजन गायक मास्टर बॉबी जी व साध्वी पूर्णिमा जी माता रानी का गुणगान करेंगे। इससे पहले भी नरेंद्र चंचल जी, मास्टर सलीम और बड़े बड़े कलाकार इस प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। ये प्रोग्राम एक भव्य प्रोग्राम के रूप में देखा जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग माता रानी का गुणगान करने के लिए, सुनने के लिए, दरबार देखने के लिए पहुंचते हैं। और साथ ही जो म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं वो काफ़ी अत्याधुनिक है। पुजारी अमित शर्मा ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी 19वां मां भगवती जागरण बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। इसमें एक विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। सभी शहर वासियों से संस्था द्वारा अपील की गई है कि इस समय से पहुंचे ताकि आपको बैठने और दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। पार्किंग व्यवस्था भी रखी गई। तो एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है।
जय माता की जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक के दौरान जिले के सभी 5 जनपद पंचायतों एवं सभी 9 नगरीय निकायों के बाल विवाह मुक्त घोषित होने पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगर निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विधिवत प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि बालोद जिले को विगत 2 वर्षों के दौरान बालोद जिले के किसी भी ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों के अंतर्गत किसी भी वार्ड में एक भी बाल विवाह के प्रकरण प्राप्त नहीं होने पर जिले के सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, जिसके लिए कलेक्टर आपको बता दें कलेक्टर मिश्रा द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बाल विवाह मुक्त घोषित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। आपको ज्ञात हो कि इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप बालोद जिले को देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिले को मिले इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की भूरिभूरि सराहना की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जिले वासियों के सहयोग तथा सभी विभागों के सक्रिय सहभागिता के फलस्वरूप बालोद जिले को देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए संपूर्ण बालोद जिले वासियों एवं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों तथा इस कार्य में भागीदारी निभाने वाले सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। दिल्ली से अहम खबर, एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे बिकेंगे। ग्रीन पटाखे सिर्फ तय समय पर ही मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है। तो 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री होगी। ग्रीन पटाखे सिर्फ तय समय पर ही मिलेंगे। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में ग्रीन पटाखों की जो बिक्री की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है और ये तय समय में इसकी बिक्री की जाएगी और 18 से 21 अक्टूबर तक ये पटाखे बेचे जाएंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए, दिल्ली एनसीआर इलाके में इस बार पटाखों पर बैन नहीं होगा। ग्रीन पटाखों को खुली छूट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे छोड़ने के लिए एक समय सीमा और टाइम निर्धारित किया है। उसी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लोग पटाखों को फोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ग्रीन पटाखों को लेकर और दिल्ली में पटाखे बैन करने को लेकर जो सुनवाई की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के तरफ से आदेश दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अब सिर्फ दीपावली के अवसर पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं और शाम को 8 बजे से 10 बजे रात तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं और इस समय सीमा के अंदर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। ग्रीन पटाखों को ही फोड़ा जा सकता है और बारूद के बने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और अगर इन समय सीमा के इतर कोई भी पटाखे फोड़ता पाया जाता है तो दिल्ली एनसीआर के पुलिस और प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों को खिलाफ की जाएगी। हालांकि अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने भी न्याय मित्र सुझाव के आधार पर उद्योग जगत की चिंता जाहिर करते किया, कहा कि अगर पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा और जो पारंपरिक पटाखे
होते हैं उन चीजों पर बैन कर दिया जाएगा तो उद्योग जगत को इसको बड़ा झटका लगेगा। तो इसके स्थान पर ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दे दी जाए ताकि उद्योग भी बचा रहेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आम आदमी के हितों की रक्षा भी की जा सकती है। इन तमाम चीजों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया है और ये उम्मीद की जा सकती है कि अब दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 से 7 और शाम को 8 से 10 के बीच में पटाखे फोड़े जा सकते हैं और पुलिस प्रशासन इस पर निगरानी रखेगा और इससे इतर कहीं अगर कुछ होता है तो कार्रवाई भी करेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और एक और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ है ग्रेप नियम लागू हुआ है। खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो निर्माणाधीन साइटों पर करने होंगे इंतजाम। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। धूल उड़ने से रोकने के इंतजाम करने होंगे। धूल उड़ने से रोकने के इंतजाम करने होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली एनसीआर से यह अहम खबर सामने आ रही है। होटलों में लकड़ी तंदूर जलाने पर रोक लगी है। 5 सालों से वही 9 हॉट स्पॉट जिनमें सुधार नहीं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय नहीं किए गए। तो नोएडा और दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रेप 1। इसके तहत खुले में कूड़े जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली एनसीआर में जो ग्रेप 1 लागू हो गया है, इसके तहत धूल उड़ने पर रोक के इंतजाम होंगे। इसके अलावा लकड़ी जलाने पर धुएं पर पूरी तरह धुएं के जो भी ऐसे यंत्र हैं या लकड़ी जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी। होटलों में लकड़ी तंदूर जलाने पर रोक रहेगी। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है और दीपावली के अवसर पर हर साल ये मौसम खराब होता है और उसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बढ़ता है। तो इसी के मद्देनजर जो आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 के आसपास दर्ज किया, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है, इसी को लेकर एनजीटी के तरफ से ग्रेप 1 लागू किया, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करने का निर्देश दिया गया है। और इसमें यह कहा गया है एनजीटी के तरफ से कि जो भी खुले में कूड़ा जलाता है उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाए और जब कोई अधिक मात्रा में सार्वजनिक तौर पर बड़ा कूड़ा जलाता है तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा जो निर्माणाधीन स्थल है जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर प्रदूषण ना फैले, इसके लिए सारे के सारे इंतजाम निर्माणाधीन कंपनी और निर्माणाधीन मालिक को करना होगा। इसके साथ एक और बात कहा गया कि जो कोयला जलाए जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा, लकड़ी जलाने का काम जो होता है उस पर प्रतिबंध रहेगा और ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां चलती हैं जो पोल्यूशन करती हैं उनका भी चेकिंग अभियान ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए। और इसके लिए एक चीज और तय की गई है कि अगर दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक इसी तरह से बढ़ता रहा तो ग्रेप 2 भी लागू करना पड़ सकता है, जिसमें यातायात को लेकर वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और फिलहाल ये कहा गया है कि जो भी स्थान ऐसे हैं जो पर्यावरण के हिसाब से और प्रदूषण विभाग के तरफ से चिन्हित किए गए हैं जहां से प्रदूषण फैल सकता है, उन सभी स्थानों पे ग्रेप 1 लागू होगा और इसका अनुपालन कराना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होगी और एनसीआर में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एनसीआर को जिम्मेदारी सौंपी गई है और दिल्ली में दिल्ली सरकार के लिए। तो ये पूरे दिल्ली में ये दीपावली के अवसर पर ग्रेप 1 लागू किया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि हर साल जिस प्रकार दिल्ली के अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, गुणवत्ता सूचकांक वायु का खराब होता है, इस बार की दीपावली में ग्रेप 1 पहले से लागू किए जाने का कितना असर होता है या नहीं होता है और दिल्ली सरकार कितनी सचेत रहती है और एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश हरियाणा की सरकारें कितना सतर्क होकर इसको अमल में लाती हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ने लगा, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में प्रदूषण बढ़ने से पहले ही जो है दिल्ली सरकार
पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और प्रदूषण को रोकने के तमाम इंतजाम जो है और प्रतिबंध जो है उसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। और इस बीच सीधे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को दिया है, सब्सिडी महिलाओं को वितरित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। ईमानदारी के साथ उन जरूरतमंदों को, उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन दलितों को उपलब्ध करवाएं जो उसका लाभार्थी, जो उसका पात्रता रखता है, और बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी व्यवधान के उसका लाभ उन पात्रों को प्राप्त होना ही चाहिए। आजादी के बाद पहली बार किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव के योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले गरीब के लिए शासन की योजना कौड़ी की बात हुआ करती थी, बहुत कठिन था। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उनको तो नहीं मिल पाता था, और जिनको कनेक्शन चाहिए था उनको कनेक्शन लेने के लिए भी घूस देना होता था। याद करिए 11 वर्ष में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर, और जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें यह उपलब्ध हुआ। यानी इन 11 करोड़ परिवारों के लिए भोजन बनाना एक अत्यंत दुरूह कार्य था। याद करिए, भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए, या कोयले में बनाए, या गोबर के गोइठे में बनाए, या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले, कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था, उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था, और महिला होती थी, पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था, और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय तो लोग लकड़ी से, कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खाकर के लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं
तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। इससे जो पैसे की बचत होगी, इससे आप अपने घर में बच्चों के लिए कुछ अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों के उत्साह को, आने वाले अतिथियों के उत्साह को और उमंगपूर्ण बना सकते हैं। और इसलिए राज्य सरकार उन सभी परिवारों के प्रति होली की और दीपावली की बधाई स्वरूप ये रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही लोक मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। सिपाही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे। और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागिर्दी की भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी। गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे। और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए,
सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ ना कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। ये पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। और दूसरा, पर्व और त्योहार में एक चीज का हमें और ध्यान देना होगा और वह ये कि अगर हमने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है तो थोड़ा सा उसमें से बचा करके किसी एक गरीब को जरूर सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी बगल में याद करिए ना, याद करिए अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवनी में एक बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, एक आचार्य शंकर के बारे में उन्होंने इस बात को कहा था कि वे भिक्षाटन करते हुए देश के अंदर जब सनातन धर्म की मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करने के लिए निकले थे तो पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे थे और उस समय वे एक बड़े घर के सामने गए। सन्यासी के लिए आवश्यक होता है कि वह दिन में एक बार भिक्षा लेगा, लेकिन किसी एक घर से। तो स्वाभाविक रूप से देख करके गए बड़े घर के पास भिक्षा लेने के लिए। उन्होंने भिक्षाम देही का अपने मुंह से उच्चारण निकाला। एक सन्यासी को सामने देख करके घर की महिला भिक्षा लेकर के निकली।
लेकिन इससे पहले कि भिक्षा उनके पास जाती, उनकी झोली में जाती, उन्होंने देखा कि इस बंगले के ठीक सामने एक गरीब करहा रहा है, तो उन्होंने अपनी झोली को बंद कर दिया, भिक्षा नीचे गिर गई। परिवार के मुखिया ने कहा, ये सब आप क्या कर दिए? उसने कहा, नहीं, मैं आपके यहां का भिक्षा नहीं ले सकता। कहा, क्यों? कहा कि मैं भागीदार बन जाऊंगा, मैं आपके पाप में भागीदार बन जाऊंगा। कहा, कैसे? कहा कि ये भिक्षा आप मुझे देना चाहते हैं, आप ये दिखावा करना चाहते हैं। इस सामने आपके घर के सामने एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, आप पहले उसको खिलाइए। जब वो व्यक्ति सुख और शांति से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देगा तो आपकी भिक्षा लेने के लिए मुझ जैसा सन्यासी भी आ जाएगा। मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी ऐसे घर से भिक्षा नहीं लूंगा जिस घर में किसी गरीब के प्रति संवेदना न हो। और याद रखना इस बात को कि ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। आज जिन लाभार्थियों को यह वितरित हो रहा है, वे अब जाकर के उनके खाते में वे सीधे जाएं, अपना सिलेंडर वहां पे लेने की व्यवस्था शुरू कर लें, या अगले 2 महीने तक ये सुविधा आपको प्राप्त होती रहेगी। कभी भी जाकर के लेकर के अपना सिलेंडर ले सकते हैं वहां से, ये आप कर सकते हैं। आपके इस आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1,86,00,000 उन सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिए। 1,86,000 करोड़ का ये मुफ्त सिलेंडर जो है महिलाओं को दिया गया है। गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इससे फायदा होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिहार से है, जहां पिपरा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार रामविलास कामत ने नामांकन दाखिल किया है। सुपौल अनुमंडल स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित नामांकन काउंटर पर रामविलास कामत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया के इस सवाल पर कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, इस पर रामविलास कामत ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। सीट शेयरिंग के मामले में दोनों गठबंधन एक दूसरे को कलाबाजी दिखा रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारे नेता मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव दल के
कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं और उन्होंने गठबंधन को लेकर आश्वस्त होकर अपना नामांकन दाखिल किया है। रामविलास कामत ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से ठीक ठाक है, खाली कुछ लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। मालूम हो कि रामविलास कामत पिछली बार 2020 में भी पिपरा विधानसभा में जदयू से चुनाव जीतकर विधायक बने। इस बार भी रामविलास कामत दूसरी बार जदयू से चुनाव मैदान में। देखिए, इसमें सीट शेयरिंग के मामले में अभी जो है सो दोनों गठबंधन एक दूसरे को जो है ना कलाबाजी दिखा रहा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर हमारे आदरणीय नेता विजेंद्र बाबू हैं और विजेंद्र बाबू भी जो हमारे दल के कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके मेंबर है। अगर 5 आदमी है तो उनके मेंबर ही भी हैं निर्णायक मंडल के, और इन्होंने निश्चिंत होकर के वहाँ से आकर के अपना भी नामांकन किए हैं और हमको भी नामांकन करवाए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से अवैध निर्माण पर यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर देखने को मिला है। 1200 करोड़ की जमीन कराई गई है खाली। टप्पल व आसपास के गांव में चल रही थी अवैध प्लाटिंग। 300 एकड़ जमीन से हटाया गया कब्जा बिना अनुमति। निर्माण पर एफआईआर के आदेश सीईओ राकेश कुमार ने दिए सख्त निर्देश। नोटिफाई जमीन पर प्लाटिंग वालों पर होगी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। 1200 करोड़ की जमीन जो है कराई गई है खाली। प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। टप्पल व आसपास के गांव में चल रही थी अवैध प्लाटिंग, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 300 एकड़ जमीन से हटाया गया है कब्जा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में रिश्तों का कत्ल देखने को मिला है। बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में डुबोकर मारा है। पिता पर भी किया जानलेवा हमला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। बिठूर थाना क्षेत्र के पारा प्रतापपुर का यह पूरा मामला है। पिता पर भी जानलेवा हमला किया है। तो रिश्तों की कत्ल से संबंधित यह खबर। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में डुबोकर मौत के घाट उतारा है। पिता पर भी जानलेवा हमला किया गया है।
बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारकर पिता पर भी जानलेवा हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिठूर थाना क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव का यह पूरा मामला है। कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में रिश्तों का कत्ल हुआ है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर, बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में डुबोकर मारा है। बड़े भाई ने छोटे भाई को कीचड़ में डुबोकर मौत के घाट उतारा। पिता पर भी जानलेवा हमला किया है। तो कानपुर में रिश्तों के कत्ल से जुड़ी यह खबर, बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां दिवाली की रौनक धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। बाजारों में सजावट, रोशनी और रंगोली के रंगों से पूरा माहौल उत्सवमय नजर आ रहा है। हर तरफ मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही और कपड़ों, दियों, लड़ी फुलझड़ी के इस पर चहल पहल नजर आ रही है। लेकिन इस बार महंगाई ने त्योहारों की खुशियों पर कुछ असर डाला है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल हर सामान की कीमत में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई। मिठाइयों से लेकर सजावट के सामान तक सब कुछ महंगा हो गया है। नतीजतन बाजारों में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन लोग सीमित खरीदारी कर रहे हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि पिछली दिवाली से के मुकाबले बिक्री में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि वह जरूरत के मुताबिक ही सामान ले रहे हैं, क्योंकि बजट बढ़ने से जेब पर बोझ बढ़ गया है। इसके बावजूद लोगों के चेहरे पर त्योहार की चमक बरकरार है। नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट और आसपास के इलाकों में दुकानों की जगमगाहट बता रही है कि महंगाई के बावजूद दिवाली की खुशी फीकी नहीं पड़ी है। का नाम है मल्होत्रा ज्वेलर्स। तो इस बार सेल जो पिछले मुकाबले थोड़ी कम ही है, क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है गोल्ड का, चांदी का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो जो झेलना चाहते हैं वो थोड़ा कम वेट में ले रहे हैं, तो इसलिए वो सेल तो कम ही रहेगी। वो त्योहार आते ही मार्केट में रौनक हो जाती है, यानी ग्राहक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं त्योहार के टाइम में खरीदते हैं। तो पिछले साल के मुताबिक इस त्योहार में कितने % सोना खरीदा गया, या पिछले साल ज़्यादा अच्छा खरीदा गया? पिछली बार तो अच्छा खरीदा गया था, इस बार तो कम ही खरीदा गया। और परसेंटेज लगा लो, इस बार तो अभी तो खैर टाइम है त्योहार को, तो अभी 20-30% ही चल रहा है। महंगाई तो बहुत है, इसमें बहुत कम है, मार्केट ठंडा है, ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस बहुत कम है, सोना भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। कौन गरीब आदमी कहाँ से लेगा? जो थोड़ा बहुत जो लेता है वो ऑनलाइन ले लेता है, मार्केट को आकर राजी नहीं है। गलियाँ खाली पड़ी है पूरी, बिजनेस है नहीं। तो थोड़ा बहुत लेता है कस्टमर, वो बार्गेनिंग नहीं करता कि ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, तुम इतने का बेच रहे हो। अगर लाएगा, होलसेल लाएगा, थोड़ा बहुत मार्जिन रखेगा, रेट भी कैसे दे देगा। खास करके उजाले का त्यौहार है, दीप उत्सव मनाते हैं, तो लोग अपने घरों को सजावट के लिए सामान खरीदते हैं, या लड़ियाँ खरीदते हैं, लाइटें खरीदते हैं। सरकार द्वारा भी GST पे जो है लाइटों पे छूट की गई थी, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है मार्केट पे? थोड़ा बहुत हल्का कह सकते, मगर इतना नहीं है जितना होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है, मगर ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट मंदी है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।